हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नेट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ठीक है, किस तरीके से हम अपने बायोडाइवर्सिटी को लूज कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, उससे पहले हमने देखा था कितनी सारी डाइवर्सिटी होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये देखते हैं कि कैसे कैसे धीरे 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 करके बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, while it is doubtful if any new species are being added through the speciation into the earth treasury of the species, there is no doubt about their continuing losses। ठीक है, ये कोई संदेह की बात नहीं है कि जब नए नए स्पीसीज बन रहे हैं, स्पेसिएशन प्रोसेस में क्या होता है कि नए नए स्पीसीज बन रहे हैं और हमारे अर्थ के खजाने में, जो हमारे अर्थ की ट्रेजरी है, वहाँ पे नए नए स्पीसीज आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि नए स्पीसीज बन रहे हैं तो बहुत सारे स्पीसीज खत्म भी हो रहे हैं, विलुप्त भी हो रहे हैं। ठीक है, The biological wealth of our planet has been declined a rapid and the swearing the finger is clearly pointing to the human activity। जो हमारा बायोलॉजिकल वेल्थ है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेल्थ का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, जो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है हमारे प्लैनेट की, डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम होती हुई जा रही है। और ये उंगली है, ये किसको दिखा रही है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को, कि इंसानों द्वारा जो प्रक्रिया किए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, इसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। द कॉलोनाइजेशन ऑफ द, जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बोला गया है कि द कॉलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक island by the human is said to have led the extension of more than 2000 species of the native birds। ठीक है, हुआ क्या था कि कोई पैसिफिक आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, वहाँ पे इस आइलैंड पे बहुत सारे पहले बर्ड्स वगैरह रहते थे, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ यहाँ थे स्पीसीज की। बट यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमंस आके रहने लगे। अब ह्यूमंस रहेंगे तो क्या करेंगे, जो जगह है उसको साफ करेंगे, प्लेन्स बोल सकते हैं, उसको प्लेन करेंगे, प्लांट्स को काटेंगे, उसको इस तरीके से बनाएंगे ताकि हम अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो ट्रॉपिकल बोल सकते हैं पैसिफिक आइलैंड है, जहाँ पे ह्यूमन आके रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, पहले एक आए फिर बहुत सारे आके रहने स्टार्ट कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पे नेटिव बर्ड्स थी, जो वहाँ के बर्ड्स थी उस आइलैंड की, उनकी मोर देन 2000 स्पीसीज क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसान आके रहने लगे, अपना घर बसा लिए, जो फॉरेस्ट था, जो आइलैंड था, उसके जो लैंड है उसको क्लियर करने लगे, ट्रीज प्लांट्स को सबको कट करने लगे। इससे क्या हुआ, 2000 से ज़्यादा जो वहाँ के बर्ड्स हैं वो खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। द IUCN रेड लिस्ट 2004 document and the extension of 784 species including 338 vertebrate and 359 invertebrate, 87 are the plant in last 500 year। ठीक है, जो IUCN रेड डाटा लिस्ट है, बुक है, उसमें बताया गया 2004 में, ठीक है, ये 2004 का डाटा है, बताया गया कि 784 स्पीसीज क्या हो गई, खत्म हो चुकी हैं 500 ईयर के अंदर। ठीक है, विद इन बोल सकते हैं 500 ईयर के अंदर ही यहाँ पर 784 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, जिनमें से 338 क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट की स्पीसीज हैं। मतलब कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है, कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड पे इंसान आके रहना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से वहाँ के जो नेटिव बर्ड थे 2000 से भी ज़्यादा उनकी स्पीसीज खत्म हो गई। ठीक है, अगर 500 साल की बात करते हैं, लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीसीज पूरा खत्म हो चुकी है, जिनमें से 87 क्या है, प्लांट है, 338 क्या है यहाँ पे वर्टिब्रेट है, और 359 क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है, आगे देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन। ठीक है, अभी जो जल्द में हुए एक्सटेंशन, विलुप्त हुए जो स्पीसीज, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे डोडोस कहाँ है, मारुतिस का, क्वागा अफ्रीका, थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ रसिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ बाली जवान कैस्पियन ऑफ द टाइगर। अभी जो फिलहाल अभी जो एक्सटेंशन हुआ है जिन स्पीसीज का, जैसे कि डूडू कहाँ था, मारुतिस का था, क्वागा की बात करते हैं अफ्रीका का था, थैलेसीन की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का था स्पीसीज, अगर हम बात करते हैं स्टीलर सी काउ, ये रशिया का था। इसके अलावा टाइगर के 3 सब स्पीसीज जैसे कि बाली जवान एंड कैस्पियन, ये जल्द ही क्या हुए, विलुप्त हुए हैं। ठीक है, The last 20 year alone has the witnessed the disappearance of 27 species। ठीक है, अभी 20 साल अगर देखा जाए, लास्ट 20 ईयर जो बीत चुके हैं, इनमें से ही 27 स्पीसीज क्या हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं। मतलब कि कितना जल्दी जल्दी स्पीसीज इस अर्थ को छोड़ के खत्म हो रहे हैं। ठीक है, केयरफुली एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड शो दैट एक्सटेंशन अक्रॉस
Taxa are not random. Some group like the amphibian appear to more vulnerable to extinction. ठीक है, कि जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो पूरी तरीके से ये स्पीसीज खत्म हो रही है, ये रैंडमली नहीं हो रहा, अचानक से नहीं हो रहा, उससे पहले सिग्नल आता है कि अब जो ये ग्रुप के एनिमल है, इनके स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जा रही है, इनके इन स्पीसीज के जो एनिमल्स है बहुत ही कम है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि जो एम्फीबियन है, ठीक है, जो फ्रॉग वगैरह जिससे बिलोंग करते हैं, जो एम्फीबियन है, इनके ग्रुप को आगे खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि इनके जो स्पीसीज धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो एक साइन मिलता है, लेकिन हम अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक समय आएगा कि एम्फीबियन भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एडिंग टू द grim scenario of the extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. इसके अलावा बताया गया है कि 15,500 से भी ज़्यादा स्पीसीज उनको खतरा है फ्यूचर में क्या होने से, विलुप्त होने से। मतलब कि अभी भी हमारे पास साइन आ रही है कि जो एम्फीबियन ग्रुप के एनिमल्स से धीरे धीरे खत्म होते हुए जा रहे हैं। एक समय आएगा वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, फिर हम एम्फीबियन को पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, और बताया जा रहा है इसके अलावा कि अभी के समय का जो सिनेरियो है कि जो 15,500 से भी ज़्यादा, मोर देन 50,500 स्पीसीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं, उनको खतरा है कि वो फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं। मतलब उनके ग्रुप के एनिमल धीरे धीरे मर रहे हैं या खत्म होते हुए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, प्रेजेंटली अब देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं इन परसेंटेज के फॉर्म में। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल द जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बोला गया है कि जो हम 15,500 से ज़्यादा स्पीसीज की बात करते हैं जिन्हें खतरा है फ्यूचर में ख़त्म होने की, उनमें से अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो 12% क्या है, टोटल जितने भी स्पीसीज है बर्ड की, 12% बर्ड्स को खतरा है कि वो खत्म हो सकते हैं। 23% क्या है, मैमल के स्पीसीज को खतरा है, 32% एम्फीबियन स्पीसीज को, और 31% जो है जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं स्पीसीज वर्ल्ड में, उनको खतरा कि खत्म हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कौन इस समय फेस कर रहा है थ्रेट, वो है एम्फीबियन 32%। उसके बाद कौन आ रहा है, जिम्नोस्पर्म आ रहे हैं, देन आएंगे मैमल्स, एंड लास्टली क्या है 12% बर्ड्स है। मतलब सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल के समय में सबसे ज़्यादा खतरा एम्फीबियन को है, जिम्नोस्पर्म को है, मैमल्स को है, एंड देन बर्ड्स को है। ठीक है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ on the earth through the fossil record, we learned that the large scale loss of the species like the one we are currently witnessing have also happened earlier even before human appear on the scene. बोला गया है कि जो अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह पाते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे खुदाई होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि पहले कौन से ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, फिर वो विलुप्त हो गए, उनके कुछ ना कुछ फॉसिल वगैरह पड़े हुए हैं। ऐसे ही क्या होगा, जो अभी करेंटली जिस तरीके से स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, एक समय बाद ये भी आगे जब ह्यूमन अपीयर नहीं हुए थे उससे पहले भी बहुत सारे स्पीसीज से खत्म हो चुके हैं। अब जो अभी करेंटली खत्म हो रहे हैं ये भी क्या होंगे, आगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, During the long period that is more than 3 billion years since the origin and the diversification of the life on the earth, there were 5 episodes of the mass extinction of the species. बोला गया है कि बहुत लंबे समय पहले की बात है कि 3 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा जब अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई, देन डाइवर्सिफिकेशन हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने डिफरेंट ग्रुप के, एंड देन देखा गया अर्थ पर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन हुआ कि बहुत बार तबाही आई होगी, बहुत बार कुछ ऐसा हुआ होगा कि एक ही बार में बहुत सारे स्पीसीज क्या हो गए, विलुप्त हो गए। इसको बोलते हैं मास एक्सटेंशन। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है उस पर जो ओरिजिन हुआ लाइफ का, एंड देन डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्या है, मोर देन 3 बिलियन ईयर एगो, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओरिजिन हुआ एंड देन डाइवर्सिफिकेशन हुआ लाइफ का अर्थ पे। इसके अलावा उसी समय 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन हुआ था स्पीसीज का। ठीक है, 5 एपिसोड हो चुके थे जिसमें हर एक एपिसोड में बहुत सारे स्पीसीज क्या हो गए, खत्म हो गए। How is the 6th extension presently in the progress different from the previous episode? बोला जा रहा है कि जो 6th एक्सटेंशन आएगा, मास जो यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सटेंशन हो रहा है स्पीसीज का, जो 6th एपिसोड आएगा वो कैसा होगा पुराने वाले के मुकाबले में। प्रीवियस जो एपिसोड थे 5 उसके मुकाबले जो 6th एक्सटेंशन होगा स्पीसीज का, ये कैसा होगा। ठीक है, अब इसके रेट के बारे में देखिए।
The differences is in its rate. The current species extinction rate are estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human time, and our activity are responsible for the faster rate. बोला जा रहा है कि जो 5 एपिसोड हुए थे मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज का, तब इंसान नहीं थे उस समय, तो जो भी हुआ होगा वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज खत्म हुई होंगी तो वो कम हुई होंगी। लेकिन जब से इंसान आने लगे, अर्थ पे हो गए, उनके बहुत सारी एक्टिविटी हो गए, जिसकी वजह से जो अब 6 मास एक्सटेंशन होगा, ठीक है, ये 100 to 1000 टाइम फास्टर होगा जब मैन नहीं थे, जब ह्यूमन नहीं थे उस टाइम उनसे। मतलब कि ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि जो 5 एपिसोड थे मास एक्सटेंशन के, उससे 100 से 1000 गुना ज़्यादा 6 मास एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज का होगा। ये क्यों होगा इतना ज़्यादा? इसलिए होगा क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। Ecologists warn that if the present trend is continue, nearly half of all the species on the earth might to be wiped out within the next 100 years. Ecologists कहते हैं कि अगर जो ये प्रचलन है, जो ट्रेंड है, अगर इसी तरीके से रहा, इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी खत्म होती रही और हमने इसका कोई भी ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, इसको बचाने की कोशिश नहीं की, तो लगभग जितने भी स्पीसीज हैं हमारे अर्थ पे, नियरली हाफ ऑफ टोटल स्पीसीज जो है अर्थ के 100 ईयर के अंदर ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लेड टू, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम है, जहाँ पे लॉस हो रही है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। देखिए, डिक्लाइन इन दी प्लांट प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स कि अगर बायोडाइवर्सिटी कम है, जो कि हमने पहले पढ़ा था टिलमैन एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने बताया कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी मोर है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वेरिएशन देखने को कम मिल रहा है, लेकिन जहाँ पे स्पीसीज कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ही कम भी हो रहा है। तो अगर जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे लॉस करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज हर साल विलुप्त होते जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट का प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहला। दूसरा क्या है, लोअर द रेजिस्टेंस टू द इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट। बोला जा रहा है कि जो हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो भी ड्रॉट हुआ, रेनफॉल हुआ, डिफरेंट टाइप के बोल सकते हैं, यहाँ पर डिजास्टर्स आते हैं, अगर स्पीसीज कम है, बायोडाइवर्सिटी कम है, इससे क्या होगा कि जो ड्रॉट है इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स कि हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी ओवरऑल क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन जब स्टेबल कम्युनिटी की बात करते थे, जब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा थी, जब स्पीसीज के नंबर ज़्यादा थे, उस समय इन्वायरमेंट के अगेन क्या थे, वो कांस्टेंट थे, वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट शो करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे डाइवर्सिटी कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, स्पीसीज कम हो रहे हैं, तब क्या होगा, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी पर डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, इंक्रीज द variability in the certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle। बोला जा रहा है कि जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी को लूज करते रहे इसी तरीके से, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वायरेबिलिटी देखने को मिलेगी हमारे इकोसिस्टम के प्रोसेसेस को। जैसे कि जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो कम होने लगी। जब कम होगी तो जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगेंगे। जो वाटर का यूज़ है वो भी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, ठीक है। बोल सकते हैं कि जो वाटर है, क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर निकलता है, वाटर फिर कंडेंस्ड होता है, देन रेनफॉल वगैरह होता है, देन क्या होता है कि जो हमारे ग्राउंड वाटर है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। अगर यहाँ पे बोल सकते हैं प्लांट ही ना रहें तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे बोल सकते हैं कम होता रहेगा, उसका जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा। पेस्ट और डिसीज की साइकिल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर बायोडाइवर्सिटी इसी तरीके से खत्म होती रही। आगे देखते हैं, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्या क्या कारणें हैं कि हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही। हमने तो इतना कुछ पढ़ा कि अगर पैसिफिक आइलैंड पे इंसान आ गए तो लगभग 2000 से भी ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज खत्म हो गई। विद इन 500 के अंदर हम बोल सकते हैं 500 के अंदर यहाँ पे हमारे पास 784 स्पीसीज खत्म हो चुकी हैं, जिनमें से 338 क्या है, वर्टिब्रेट है, 359 इनवर्टिब्रेट है, 87 प्लांट है, ठीक है। फिर देखा हमने कि कुछ रिसेंटली अभी एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, जैसे डोडोस मारुतिस का था, क्वागा कहाँ का था,
अफ्रीका थैलेसिन ऑस्ट्रेलिया का था, स्टीलर सी काउ रशिया का था, और 3 सब स्पीसीज थी टाइगर की, बाले जवार एंड कैस्पियन। ये जो लास्ट 20 ईयर अभी जो बीत चुके हैं उनमें 27 स्पीसीज क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। इसके अलावा भी हम ये भी देख रहे हैं कि जो एम्फीबियन ग्रुप के मेंबर्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। मोर देन 15,500 स्पीसीज ऐसे हैं जो खतरा, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, वो बहुत ही ज़्यादा थ्रेड है कि वो आगे चल के एक्सटेंट हो जाएंगे, ठीक है। जिनमें से 12% क्या है, बर्ड्स है, 23% मैमल्स है, 32% एम्फीबियन है, सबसे ज़्यादा एम्फीबियन को खतरा है, एंड देन 31% जिम्नोस्पर्म है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों इतना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्यों इतना खतरा है, अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉजेज हैं, कारण क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ द स्पीसीज, जो बोला गया है कि जो एक्सेलरेटेड रेट है हमारे स्पीसीज एक्सटेंशन का, दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ टू लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण मोस्टली जो स्पीसीज का लॉस हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है हमारे संसार में, ठीक है। नेचुरल कॉजेज भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, समय से पहले ही खत्म हो जा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है। देयर आर 4 मेजर कॉजेज, 4 ऐसे मुख्य कारण हैं, जैसे कि बोला गया है इसको द एविल क्वार्टेट इज द सर्क्वेंट यूज्ड टू डिस्क्राइब देम, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि द एविल क्वार्टेट का मतलब है कि 4 मेजर कॉजेज हैं, 4 खतरनाक ऐसी कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जा रही है, खत्म होती जा रही है, ठीक है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। नाम से पता चल रहा है कि हैबिटेट लॉस का मतलब कि जो स्पीसीज हैं उनका अपना घर छूट जा रहा है, मीन्स हैबिटेट का लॉस हो रहा है, जहाँ पहले रहते थे अब उनको वहाँ से भगा दिया गया है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब कि जहाँ वो रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य कारण जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का वो क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। कॉजिंग ड्राइविंग द एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटेंशन, जो मेन मुख्य कारण है, ठीक है, किसी भी एनिमल और प्लांट का खत्म होना, विलुप्त होना, वो क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन है। कि उनकी जगह से उनको साफ कर दिया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर दिया जा रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर दिए जा रहे हैं, मीन्स फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। द मोस्ट डोमेस्टिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस केम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बोला गया है कि जो हैबिटेट लॉस है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. एक समय था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो लैंड था वो 14% से भी ज़्यादा था, मोर देन 14% था हमारे अर्थ के सरफेस का। बट अब क्या हुआ, अब वो 6% से भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 8% क्या हो गया, पूरा साफ हो चुका है। मतलब इतनी रफ्तार से वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्पीसीज क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था कभी 14% से भी ज़्यादा था हमारे अर्थ सरफेस पे, लेकिन अब कितना है, 6% है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पे दे आर बींग डिस्ट्रॉय फास्ट, इनको जल्दी जल्दी क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जल्दी जल्दी साफ किया जा रहा है, जल्दी जल्दी इनको नष्ट किया जा रहा है। बाय द टाइम यू फिनिश द रीडिंग दिस बुक 1000 ऑफ द मोर हेक्टर ऑफ द रेन फॉरेस्ट वुड बी लॉस्ट। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब तक हजारों हेक्टर जो है रेन फॉरेस्ट के उनको साफ कर दिया गया है, ठीक है, उनको डिफॉरेस्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं द अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इट इज़ द सो ह्यूज, दिस इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, हैविंग द प्रोबेबली मिलियन ऑफ द स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टिवेटिंग द सोयाबीन और फॉर द कन्वर्जन टू द ग्रासलैंड फॉर राइजिंग द बीफ कैटल, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 20% जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है 20% वो कहाँ से आता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से आता है। और हमने पढ़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं, घर है, ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज का। अब इसको भी कट कर रहे हैं लोग, ठीक है, मिलियन ऑफ स्पीसीज क्या हो गई, इसकी वजह से इन फॉरेस्ट को जब साफ किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों रेन फॉरेस्ट को, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्यों साफ किया जा रहा है, इसका कारण ये है कि ताकि वहाँ पे कल्टिवेशन हो सके सोयाबीन का, ठीक है, यहाँ पे कल्टिवेशन कर सके लोग, किसका, सोयाबीन का, और दूसरा इसको कन्वर्ट कर दे, इस रेन फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दे किसमें, ग्रास लैंड में, ताकि यहाँ पर बहुत सारे कैटल आके क्या करें,
घास को चरे, ठीक है, ग्रासेस को आके ग्रेजिंग करे। इससे क्या होगा, इनके मांस को बेचा जाएगा, मीन्स बीफ कैटल। बीफ का मतलब क्या है कि जो कैटल्स के हैं स्पेशली काऊ वगैरह के, उनके मांस को बेचा जाता है, मार्केटिंग किया जाता है। इसीलिए अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है ताकि सोयाबीन का कल्टीवेशन कर लिया जाए। दूसरा, इसको ग्रास लैंड में तब्दील कर लिया जाए ताकि बहुत सारे यहाँ पे कैटल आके धीरे धीरे ग्रासेस को ग्रेस करें। ग्रेस करने से क्या होगा, उनके मसल्स क्या होंगे, ज़्यादा इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से उनको मार के फिर मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक है। Besides the total losses, the degradation of many habitat by the pollution also threaten the survival of many species. ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है ये तो अलग बात है, ठीक है, टोटल। इसके अलावा जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है हमारे अर्थ पर, बोला गया है कि जो डिग्रेडेशन हो रहा है बहुत सारे जगह पर हैबिटेट पे, वो किसके द्वारा हो रहा है, पोल्यूशन के द्वारा हो रहा है। बहुत सारी स्पीसीज इस खतरे में है कि जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है इससे भी उनके सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। When large habitats are broken up into the small fragments due to various human activity, mammal and bird require large territory, and certain animal with migratory habitat are badly affected, leading to the population decline। बोला जा रहा है कि जब बड़ी जगह को छोटे छोटे, मान लीजिए बड़ी जगह, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जैसे मैमल्स हो गए, ठीक है, स्पेशली बर्ड्स हो गए, इनको ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तो इनके ऊपर पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो लार्ज टेरिटरी में रहते हैं, जो ज़्यादा जगह में रहते हैं, जैसे मैमल हो गए, बर्ड्स हो गए। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं कि माइग्रेट करती, इस जगह से यहाँ जाएंगी। अगर इनको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और अच्छे से बताती हूँ, सपोज करिए ये जो जगह है, ये जगह कभी ये पूरा जंगल था, ठीक है, ये पूरा जंगल है। अगर मैं इस जगह में कट लगा दूँ, मीन्स इसके फ्रैगमेंटेशन कर दूँ, ये पूरा ग्रीनरी है, ठीक है, यहाँ पे जंगल है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, स्पेशली बर्ड्स एंड मैमल है, क्योंकि ये लार्ज टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, तो जो बर्ड्स हैं मैमल हैं इनको ज़्यादा जगह चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे फ्रैगमेंटेशन लग गए इस तरीके से। अब जो बर्ड यहाँ से यहाँ कभी माइग्रेट करती थी, अब वो क्या कर पाएंगे, यहीं से यहीं रह जाएंगी। ये जो ब्लैक है ना, ये समझिए इनके बीच में क्या हो गया, क्लियर ये जगह हो गई, ये रोड बन गया। सपोज करिए ये रोड बन गया, ठीक है, यहाँ से रोड निकाल दिया गया, इस तरीके से ये रोड निकाल दिया गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब इनके ही हैबिटेट का छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया गया, इनका फ्रैगमेंट कर दिया गया कि जो बर्ड्स यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रही थी अब उनको यहीं पे यहीं रहना पड़ रहा है। जो यहाँ से यहाँ कर रही थी कभी, अब उनको यहीं से यहीं रहना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि उनके सर्वाइवल में दिक्कत हो रही है, ठीक है, उनके सर्वाइवल में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो बोला गया है कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो ये इनकी जगह है, जो इनकी टेरिटरी, उनके छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर दिए जा रहे हैं, स्पेशली बर्ड्स और मैमल्स के लिए, जिसकी वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो यहाँ पे सबसे जो मुख्य कारण है वो क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का। ये ज़्यादातर यहाँ पे प्लांट एनिमल का एक्सटेंशन होता है। स्पेशली हमने देखा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कभी 14% से भी ज़्यादा था, अब वो सिर्फ 6% है, मीन्स 8% क्या हो गया, लैंड पूरा साफ कर दिया गया। अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, जिन्हें लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं, जहाँ से 20% ऑक्सीजन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर पे आता है, उसको भी क्लियर किया गया फॉर सोयाबीन, फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड, ताकि वहाँ पे कैटल आएँ और वहाँ पे चरे और उनकी फिर बीफ को बेचा जाए, ठीक है। ये सबसे क्या हो रहा है कि जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या पोल्यूशन के द्वारा बहुत सारी स्पीसीज थ्रेट हो रही हैं, मीन्स उनको भी खतरा है, फ्यूचर में वो मर सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा टेरिटरी, ज़्यादा एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैमल्स हो गए, स्पेशली बर्ड्स हो गए, जो माइग्रेटरी हैं, जिनको यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, उनको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जब उनके ही जगह में फ्रैगमेंट कर दिया गया, ठीक है, उनकी एरिया उनसे छीन ली गई, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर्वाइवल में। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। आगे देखते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी क्या होगा, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। सपोज करिए अगर लायन डियर की स्पीसीज को मार मार के खा जाए, ठीक है, एक समय बाद तो लायन भी मर जाएगा। मीन्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने से क्या होगा, अगर उसका प्रे ही नहीं रहेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो अगर हम किसी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक समय बाद क्या होगा, वो चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है।
ह्यूमन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ह्यूमन क्या है, इंसान, वो अपने नेचर, अपने फॉरेस्ट, अपने आसपास के जो इकोसिस्टम है उस पर डिपेंड है। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए। बट व्हेन नीड टर्न इनटू द ग्रीड इट लेड टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जब ज़रूरत लालच में बदल जाए तो इंसान क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। पहले ज़रूरत थी 4 लकड़ियों की, जिससे एक कुर्सी बन सकती थी, एक मेज़ बन सकता था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या हो गया? इंसान ने सोचा जब इतना सारा लकड़ी है फॉरेस्ट में, इतने सारे प्लांट हैं, इतने सारे पेड़ हैं, तो उनको कट कट कर गई, हम मार्केटिंग क्यों ना करें, हम क्यों नहीं फर्नीचर की दुकान ही खोलें। तो जब उनकी नीड ग्रीड में चेंज हो गई तो इससे क्या हुआ? ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Many species extinction in the last 500 years, that is Steller sea cow, passenger pigeon, were due to the overexploitation by human। ठीक है, बोला गया है बहुत सारी स्पीसीज हैं जो लास्ट 500 ईयर के अंदर ही खत्म हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि स्टीलर सी काऊ की बात करते हैं या फिर पैसेंजर पिजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों जो स्पीसीज हैं ये लास्ट 500 ईयर के अंदर ही ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ह्यूमन ने इनका बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनकी स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। Presently, many marine fishes population around the world are over-harvested, endangering the continuous extinction of some commercially important species। बोला जा रहा है कि आज के समय भी लोग समुद्र में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, ठीक है, फॉर फिशिंग। वो इतना ज़्यादा ओवर मरीन फिशेस को क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो मरीन फिशेस की जो पॉपुलेशन वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड है। मतलब कि कुछ ऐसे भी मरीन स्पीसीज है जो कुछ ही बचे हुए हैं उनके मेंबर, और आगे वो ख़त्म भी होने वाले हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन ने क्या किया? मरीन फिशेस का भी ओवर हार्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन की संख्या कम हो गई है और फ्यूचर में वो ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है। और इंसान क्यों कर रहा है? ये जो मरीन फिशेज हैं इनको क्यों पकड़ रहा है, फिशिंग क्यों कर रहा है? ताकि वो कॉमर्शियली इसको बेच सके, मछलियों को बेच सके, उसे पैसा मिले। तो इससे क्या हो रहा है? उसको तो फ़ायदा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये जो फिशेज हैं इनकी जो स्पीसीज है कहीं ना कहीं कम हो रही, क्योंकि इंसान ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। थोड़ा करता तो कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ फिशेज जाके रिप्रोडक्शन करके फिर अपनी ही जनसंख्या बढ़ा लेती है, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा मरीन फिशेज को क्या कर रहे हैं? ओवर हार्वेस्ट कर दिया जा रहा है उस एरिया में, फिर कुछ समय बाद देखा जा रहा है कि वहाँ पर मरीन फिशेज नहीं पाई जा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन क्या है? कम होती हुई जा रही है, और एक समय आएगा कि वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है? एलियन स्पीसीज इन्वेजेशन। बोला जा रहा है कि एलियन स्पीसीज आ गई किसी जगह पे, किसी लोकल जगह पे एलियन आ गया। इससे क्या हुआ? एलियन के द्वारा आतंक आ गया, तो वहाँ पे लोकल वाले जो लोग हैं वो भी क्या हो गए? डरने लगे, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी, या फिर वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। तो यहाँ पे बोला गया है एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब ये है कि कोई ऐसे स्पीसीज जिनको हम जानते नहीं, वो कहीं बाहर से आई हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा लोकल रीजन है, जो यहाँ पे हमारा इंडिजिनियस स्पीसीज है, वो क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of turn invasive and causes decline or extinction of endogenous species। कभी कभी एलियन स्पीसीज गलती से आ जाते हैं और कभी कभी हमें पता रहता है फिर भी हम उसको जाने देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडोजेनियस स्पीसीज है, जो देशी, जहाँ पे जो नेटिव या जो बोल सकते हैं रेसिडेंटल स्पीसीज हैं, उनके लिए क्या हो जाता है? खतरा हो जाता है, वो भी लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये क्या है? लेक है, ठीक है, कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। एक लेक है कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका में, जिसका नाम क्या है? लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारे, इसके अंदर हम बोल सकते हैं बहुत ढेर सारे क्या प्रेजेंट है? इंडोजीनियस स्पीसीज इसके हैं, जिसका नाम क्या है? चिलिड्स फिश, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारे, लेकिन अचानक से बाहर से आ गया कौन? नीलप्रिच नाम का एलियन स्पीसीज, ठीक है। ये क्या है? नीलप्रिच जो है एलियन स्पीसीज है, इसको इंट्रोड्यूस करा दिया कहाँ पे? लेक विक्टोरिया के अंदर, जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि जो चिलिड्स हैं इसके मोर देन, ठीक है, मोर देन 200 स्पीसीज क्या हो गए? मोर देन 200 स्पीसीज
एक्सटेंट हो गए, ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गए। जहाँ पे ये आराम से रहते थे इस लेक विक्टोरिया के अंदर, लेकिन अचानक से कोई एक एलियन स्पीसीज आया जिसका नाम है नील ब्रिज, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो फिशेज़ है जिसका नाम है चिलिड, ये क्या हो गए, इनके मोर देन 200 स्पीसीज खत्म हो चुके उस लेक में। तो मतलब कि कोई एलियन स्पीसीज आता है, इससे क्या होता है कि जो इंडिजीनियस स्पीसीज है, जो पहले से वहाँ पे जो वहाँ के नेटिव हैं, उन पे पूरा खतरा आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे देखते हैं The Nile Perch introduced into the Lake Victoria in the East Africa led to the eventually to extension of an ecologically unique assemblage of the more than 200 species of चिलिड फिश इन द लेक। बोला गया है कि यहाँ पर जो लेक विक्टोरिया है वो कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका में एक झील है, ठीक है, जिसे लेक विक्टोरिया कहते हैं। उसके अंदर पहले से ही कौन से फिशेस थे यहाँ पे, इनका नाम है चिलिड फिश थे। ठीक है, ये वहाँ की लोकल या नेटिव फिशेस थे, लेकिन अचानक से एलियन स्पीसीज डाल दिया गया, दैट इज नील ब्रिज। ठीक है, ये क्या है, एलियन स्पीसीज है। ठीक है, इसके आने से क्या हुआ कि मोर देन 200 स्पीसीज थी, 200 से भी ज़्यादा जो स्पीसीज थी यहाँ पे हमारे चिल्ड फिश की, वो लेक से विलुप्त हो गई। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड एंड थ्रेट एंड पोस्ट टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड्स स्पीसीज लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया। बोला गया है कि जैसा कि आप फैमिलियर होंगे अपने इन्वायरमेंटल डैमेज से, ठीक है, कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे नेटिव स्पीसीज धीरे धीरे उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ ऐसे इन्वेसिव वीड्स स्पीसीज है, मतलब वीड का मतलब क्या, अनवांटेड प्लांट जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे और प्लांट्स हैं, उन पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि कैरेट ग्रास। ठीक है, ये पार्थेनियम, ये कैरेट ग्रास, जब वीट का इंपोर्ट हुआ इंडिया में, वीट कहीं और से आया अमेरिका से स्पेशली, तो वहाँ पे ये कैरेट ग्रास उसी वीट में आ गए, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कैरेट ग्रास हर जगह देखने को मिलती है। ये क्या है, ये एलियन है। ठीक है, ये हमारे यहाँ के नहीं है, ये कहीं और से आए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वीट है, जो वीट के प्लांट है, वो सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लैंटाना हो गया, वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं, कॉर्निया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ये पूरे पानी को कवर कर लेता है। ठीक है, ऑफसेट है इसका प्रोपोगेशन का मेथड। एंड देन क्या होता है, जब पूरा कवर कर लेता है पानी का, तो यहाँ पे ना सनलाइट ना ऑक्सीजन नीचे जाने देता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। ठीक है, The recent illegal introduction of the African catfish Clarias grapinus for the aquaculture purposes is posing a threat to the indigenous catfishes in our river। बोला गया है कि इलीगली, गलती से यहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, ये क्या है, एलियन है। ठीक है, दिस इज एलियन स्पीसीज है। ठीक है, ये जो अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम क्या है, क्लैरियस ग्रेपाइनस, जो एक्वाकल्चर में क्या होता है, एक्वेरियम में हम जानते हैं मछली होती है, जो एक्वाकल्चर होता है वहाँ पे प्लांट्स प्लस फिशेस दोनों होते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर में प्लांट और फिश दोनों होते हैं। इसमें गलती से अफ्रीकन कैटफिश लाके छोड़ दिया गया जिसका नाम था क्लैरियस ग्राइपाइनस। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंडिजीनियस कैट फिशेस थे, ठीक है, हमारे रिवर में वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर रिसेंट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ हमारे अफ्रीकन कैटफिश के द्वारा, इसको गलती से लाया गया, जिसकी वजह से जो एक्वाकल्चर में इनको लाके छोड़ा गया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडिजीनियस कैट फिशेस थी हमारे रिवर में वो खत्म हो गए। एक्वेरियम में हम जानते थे क्या होता, फिशेस होते हैं, एक्वाकल्चर में क्या होगा, हमारे फिश प्लांट सब होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं को एक्सटेंशन से नाम से लग रहा है, को का मतलब दो, मतलब दोनों खत्म हो जा रहे एक साथ। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it obligatory way also become extinct। ठीक है, जब बहुत सारी स्पीसीज खत्म होती है तो जो प्लांट है चाहे एनिमल की स्पीसीज जो उनके साथ ऑब्लिगेटरी यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं वो भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन होस्ट ऑफ फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ द पैरासाइट इज ऑल्सो मीट टू द सेम फेट। बोला जा रहा है कि जब कोई मछली किसी के लिए होस्ट है, ठीक है, तो अगर ये होस्ट स्पीसीज जो है फिश की खत्म हो रही तो उसका पैरासाइट भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। Another example in case of the co-involved, that is plant pollinator mutualism, where the extension of one invariably led to extension of the other। अगर हम बात करते हैं प्लांट के अंदर, आपने देखा होगा फिग एंड वॉस्प का, ठीक है,
आपने देखा होगा यहाँ पे फिग है, वो क्या है, वास्प से ही क्या कराता है, सिर्फ पॉलिनेशन कराता है यहाँ पे, जो कि हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, बोल सकते हैं कोएवोल्यूशन है, म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसी स्पीसीज के साथ क्या कराना है, यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा पॉलिनेशन कराना है। एक बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था इकोलॉजी में ही, दैट इज ऑर्किड, मेडेरियन ऑर्किड था, उसको किसके साथ कराना था, हमारे कोपा बी के साथ, ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशन कराना था। सपोज करिए अगर प्लांट ही खत्म हो जाए, ठीक है, या पॉलिनेटर खत्म हो जाए, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये क्या है, को इन्वॉल्व है, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म जो है, इसमें अगर कोई एक स्पीसीज खत्म होती है तो दूसरी भी खत्म हो जाती है। तो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से हमारी जो स्पीसीज है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये क्या हो रही है, धीरे धीरे लॉस हो रही है। पहला क्या है, जो मेन कारण है वो है हैबिटेट का लॉस होना और उनका फ्रेगमेंटेशन होना, मेन कॉज है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर हम किसी स्पीसीज का बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि स्टीलर सिक्का हो गया, यहाँ पे पैसेंजर पिजन हो गया लास्ट 500 में, इससे क्या हुआ, ये खत्म हो चुके हैं। और अभी के समय प्रेजेंटली मरीन फिशेस का ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है फॉर कॉमर्शियल के लिए, पैसे कमाने के लिए कॉमर्शियली। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मरीन स्पीसीज है वो भी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रही है। एलियन स्पीसीज जैसे कि नीलपिच को हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में एक लेक है, यहाँ पे बोलते हैं लेक विक्टोरिया, जहाँ पर वहाँ पे जो इंडिजीनियस यहाँ पे चिलिड फिशेस थी, वो भी उनके मोर देन 200 स्पीसीज जो है फिश की खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ ऐसे वीड्स हैं जो एलियन हैं, बाहर से आए, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप पे इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज लेंटाना हो गया, पार्थेनियम, ठीक है, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, एंड देन वाटर हाइसिन जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसको हम बंगाल टेरर भी बोलते हैं, ठीक है, टेरर बंगाल बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये पानी में ऑक्सीजन सनलाइट को जाने नहीं देता, जहाँ पे भी ग्रो करता है पूरा कवर कर लेता है एक्वेटिक पूरा पानी को, एंड देन एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो मर जाते हैं फॉर ऑक्सीजन एंड सनलाइट, ठीक है। फिर हमने देखा कि इलीगली जो अफ्रीकन कैटफिश है, जिसका नाम है क्लैरियस ग्राइपाइनस, ठीक है, जो कि एक्वाकल्चर पर्पज से लाया गया था और इसको कहाँ पे छोड़ दिया गया, इंडिजीनियस जो कैटफिशेस का रिवर है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो इंडिजीनियस कैटफिश है इनको खतरा हो गया। देन को एक्सटेंशन में पढ़ा कि बहुत सारे स्पीसीज है जो एक साथ बहुत ही ज़्यादा ऑब्लिगेटरी यहाँ पे म्यूचुअलिज्म शो करती है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती हैं। अगर कोई एक स्पीसीज गया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कोई होस्ट है, कोई फिश है, वो होस्ट है किसी भी पैरासाइट के लिए, अगर होस्ट खत्म हो गया तो पैरासाइट भी खत्म हो गया। कुछ प्लांट पॉलिनेटर है, अगर उनके पॉलिनेटर खत्म हो गए तो प्लांट भी खत्म हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे को एक्सटेंशन है, ठीक है। आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से बचाना है, ठीक है। हमने देखा कैसे कैसे लॉस हुआ, कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी थी, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो हम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी, उसके बावजूद भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये खत्म होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। कारण भी पढ़ लिया, अब बचाना कैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, पहला क्वेश्चन ये है कि हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखें, क्यों कंजर्व करें, क्यों बचाने की कोशिश करें। There are many reasons, some obvious and other not so obvious, but all the equally important, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे रीज़न हैं जो कि एकदम बोल सकते हैं ऑब्वियस, एकदम करेक्ट है, एकदम साइंटिफिक है। कुछ ऐसे हैं जो ऑब्वियस नहीं है, ठीक है, हाँ ओके, ओवरऑल ओके है, बट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे कैन बी ग्रुप इंटू 3 कैटेगरी, ठीक है, इनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। वो रीज़न क्या है कि क्यों हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। देखिए पहला क्या है, नैरोली यूटेरियन, ठीक है, दूसरा है ब्रॉडली यूटेरियन, एंड थर्ड क्या है, एथिकल, ठीक है, थोड़ा मानवता से, ठीक। पहला पढ़ते हैं हम लोग, नैरोली यूटेरियन में क्या होता है, द नैरोली यूटेरियन आर्गुमेंट्स फॉर द कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी और ऑब्वियस, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर, फूड, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट, firewood, fiber, construction material, industrial product, tannin, lubricant, dye, resin, perfume and the product of the medicinal importance, ठीक है। नैरोली यूटेरियन में क्या होता है कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, हम अपने मतलब के लिए। जो नैरोली यूटेरियन है ना, हम अपने मतलब के लिए, जहाँ हमें फ़ायदा है हम उसके बारे में सोचेंगे, अच्छा मेरा फ़ायदा इससे हो रहा था, इसका नुकसान हो रहा है तो मुझे बचाना चाहिए, ताकि आगे मेरा कंटिन्यूसली इसी तरीके से फ़ायदा होते रहे। तो जो नैरोली यूटेरियन है, इसमें क्या होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि हमें उनसे फ़ायदा मिल रहा है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसे बचाएं। जैसे कि ह्यूमन क्या करता है, बहुत सारे डायरेक्टली इकोनॉमिकली बेनिफिट कहाँ से पाता है, हमारे नेचर से पाता है, ठीक है, पैसे कमाने की कोशिश करता है। जैसे फूड में सीरियल हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है, अनाज हो गया, दाल हो गई, फल हो गए, यहाँ पे फायरवुड देख सकते हैं, फाइबर देख सकते हैं,
कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हम बहुत सारे ट्रीज को कट करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फर्नीचर वगैरह, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे टैनिन हो गया, लिब्रिकेंट, डाई, रेजिन, परफ्यूम, ये सब मिलता है और बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicine used by the native people around the world। बोला जा रहा है कि 25% से भी ज़्यादा जो ड्रग्स मार्केट में हम बेच रहे हैं, जो दवाइयाँ बना के बेच रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो प्लांट से आ रहा है। मैं जो 25% से भी ज़्यादा जो ड्रग्स हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्लांट से आ रहा है। एंड देन बोला गया है कि 25,000 जो है प्लांट की स्पीसीज है, ये 25,000 स्पीसीज हैं प्लांट की। सोच सकते हैं कितनी टाइप की दवाइयाँ बन सकती हैं। 25,000 जो स्पीसीज हैं प्लांट की, ये ट्रेडिशनली मेडिसिन है और जो दुनिया भर में जो नेटिव पीपल हैं जहाँ पे ये प्लांट्स की स्पीसीज प्रेजेंट है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एज फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। Nobody know how many more medicinally useful plant there are in the tropical rainforest waiting to be explored, ठीक है। कोई नहीं जानता है कि कितने और बोल सकते हैं औषधि वाले पौधे हैं जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इंतजार कर रहे हैं कि आइए मुझे ढूंढिए और मेरा इस्तेमाल करिए, एक्सप्लोर करिए। विथ इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज पुट इनटू द बायो प्रोसेप्टिंग, ठीक है। अगर हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दें तो देन हम क्या करने लगेंगे? बायो प्रोसेप्टिंग करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, जो बायो प्रोसेप्टिंग किसके अंदर आया है? नैरोली यूटेरियन में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है? बायो प्रोसेप्टिंग एक्सप्लोरिंग द मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। बोला जा रहा है कि बायो परसेप्टिंग क्या होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, ताकि हम उसका प्रोडक्ट बनाएं एंड देन उसको मार्केटिंग करें, उससे पैसे कमाएं, ठीक है। नेशन इंडोर्ड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट, ठीक है। जिस नेशन में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में बहुत ढेर सारी बायोडाइवर्सिटी है, उससे उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, उससे वो बेनिफिट ले रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉडली यूटेरियन की। The broadly utilitarian arguments say that the biodiversity play a major role in many ecosystem services that nature provide, ठीक है। जो ब्रॉडली है, थोड़े से ये अच्छे इंसान, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा सा नेचर के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ब्रॉडली यूटेरियन है, इसमें बताया जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारे बहुत सारे इकोसिस्टम में, और उनकी जो सर्विसेज हैं नेचर के साथ जो प्रोवाइड की जाती है वो भी बहुत अच्छी है। द फास्ट drilling Amazon forest is to estimate to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in the अर्थ एटमॉस्फियर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फियर है उसमें 20% जो ऑक्सीजन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ रहा है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आ रहा है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वहाँ के प्लांट्स, वहाँ से क्या निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ठीक है। कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विसेज बाई नेचर, क्या हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू रख सकते हैं? क्या हम इन्हें प्राइस टैग दे सकते हैं कि ऑक्सीजन का अलग पैसा होगा, ठीक है। जो हम वाटर पा रहे हैं अपने नेचर से उसका अलग पैसा होगा, जो फ्रूट फूड पा रहे हैं, जो शेल्टर मिल रहा है उसका अलग पैसा होगा। क्या हम कोई प्राइस टैग कर सकते हैं? You can get some idea by finding some how much your neighborhood hospital spend on cylinder of oxygen। आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा तो जो लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, सिलेंडर लगा हुआ है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि उस एक सिलेंडर में जितना भरा ऑक्सीजन उसका कितना प्राइस है। और आप तो हमेशा कंटिन्यूसली सांस लेते आ रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करते आ रहे हैं, ऑक्सीजन लेते आ रहे हैं जब से आप पैदा हुए, तो सोचिए आपने कितना खर्च किया है, ठीक है। आपको कितना नेचर को देना है। तो आप एक सिलेंडर जो ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर है, आप उससे पता लगा सकते हो उसका प्राइस कितना है। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हमको नेचर ने क्या कुछ दिया है। पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। पॉलिनेशन विदाउट which the plant cannot give us fruit or seed is another services ecosystem provide through pollinator layer, bee, humble bees, bird and बैट्स। बोला जा रहा है कि जो पॉलिनेशन है, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होता है जिसके वजह से आगे चल के फ्रूट बनता है, सीड बनता है। अगर ये पॉलिनेशन ना हो प्लांट के अंदर तो जो हम फ्रूट खाते हैं, जो सीड हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम यूज़ ना कर सके। और इनके लिए भी कौन है पॉलिनेटर एजेंट? अगर बात की जाए, बी हो गया, हम्बल बी हो गया, बर्ड्स हो गए, बैट हो गए, ये लोगों का भी अच्छा रोल है। What will be the cost of occupying the pollination without the help from the natural pollinator, ठीक है। क्या कॉस्ट होगा
ये जो पॉलिनेशन हो रहा है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर, ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, इनका क्या कॉस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू में देखा जा रहा है कि क्या इसका कॉस्ट है। अगर प्लांट पॉलिनेशन ही ना करे तो एक समय बाद क्या होगा, हमें खाना मिलना भी बंद हो जाएगा। और अगर ये पॉलिनेटर ही ना रहे नेचुरली, हर जगह तो इंसान नहीं प्रेजेंट हो सकता, हर जगह हमेशा पॉलिनेशन का कोई ज़रूरी नहीं है कि वाटर है, एयर है तो हमेशा पॉलिनेशन ही हो रहा है। अगर ये इंसेक्ट्स ही ना रहें, ये बर्ड्स बैट ही ना रहें, तो देन क्या होगा, देन पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो देन हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे। देयर आर अदर intangible benefit that we are derived from the nature, the aesthetic pleasure of walking through the thick wood, watching spring flower in the full blooms or waking up to the bulbul song in the morning। बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे भी बेनिफिट है जो तुम दिल को खुश करते, एकदम सुकून देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एस्थेटिक प्लेजर को कहाँ देख सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल सकता है अगर हम थिक वुड, मतलब कि अगर हम पेड़ों के बीच से जा रहे हैं तो हमें एक एस्थेटिक प्लेजर मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम स्प्रिंग का सीज़न है, अगर फ्लावर जो खिल रहे हैं, ब्लूम्स कर रहे हैं, उससे भी हमें खुशी मिलती है। एंड देन अगर हम सुबह सुबह उठ रहे हैं और बुलबुल के गाने की आवाज़ सुनने को मिल रही है, तो ये भी क्या है, एक एस्थेटिक प्लेजर है, इससे भी हमें कहीं ना कहीं नेचर द्वारा ही मिल रही है। कैन वी पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग, क्या हम इन सब का प्राइस टैग कर सकते हैं जो हमें नेचर फ्रीली प्रोवाइड कर रही है अपनी सर्विसेज। अगर हम हर एक चीज़ का प्राइस टैग करने लगे तो देन तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट का है द एथिक्स, ठीक है, थोड़ा सा मानवता को जगाया जा रहा है। कुछ लोग बोलते ही नहीं कि ना नैरोली यूटेरियन है ना ब्रॉडली, अब थोड़ा सा एथिकल की तरीके से बताया जा रहा है कि द एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू व्हाट वी ओव टू मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब स्पीसीज विद हुम वी शेयर दिस प्लैनेट। हमें बताया जा रहा है कि जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जिन की स्पीसीज है जिनके साथ हम इस प्लैनेट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या कर सके, उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। वो हमारे परिवार जैसा है, ठीक है। हमें ये समझाया जा रहा है कि जो मिलियंस ऑफ प्लांट है, जो यहाँ पे एनिमल्स देखने को मिले, जो माइक्रोब्स के स्पीसीज देखने को मिल रही है, ये सब क्या है, हम सब मिलकर एक इस प्लैनेट के क्या है, एक परिवार है। Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has their intrinsic value, even if it may not be current or any economic value to us। बोला जा रहा है कि हमें बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअली या फिर फिलोसफिकली हमें ये सोचना चाहिए, हर एक स्पीसीज का अपना खुद का एक इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, खुद का एक महत्व है, चाहे वो अभी करेंटली हम उसके बारे में नहीं जानते हैं या फिर हम उससे कोई भी इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं पा रहे हैं, फिर भी उनकी क्या है, एक वैल्यू है। इफ वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ वेलबींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन दी गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन। हमारे लिए क्या है, एक दायित्व की बात है कि हमें क्या करना चाहिए, इन सारे स्पीसीज का ध्यान रखना चाहिए, इनका केयर करना चाहिए, ताकि जो हमारी बायोलॉजिकल लेगेसी है वो क्या हो, अच्छी हो और फ्यूचर जनरेशन में इस तरीके से कंजर्व रहे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंजर्वेशन बताए गए हैं। पहले तो बोला गया है कि हमें क्यों कंजर्व करना है, इसलिए करना है क्योंकि तो हम बहुत सारा डायरेक्टली अपने नेचर से बहुत सारे फूड, ग्रेन्स, यहाँ पे फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेडिसिन, इवन यहाँ पे जो 25% से भी ज़्यादा जो मेडिसिन मार्केट में मिलती है वो कहाँ से मिल रहा है, हमारे नेचर के द्वारा मिल रहा है। 25,000 से भी ज़्यादा प्लांट के स्पीसीज है जो इंसान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मेडिसिन के पर्पज़ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बॉडीम में देखा कि कुछ नेचर अपने आप ही दे रहा है, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, 20% ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो बनता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रहा है, अमेजन रेन फॉरेस्ट से आ रहा है, जिसकी वजह से हम अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। जो पॉलिनेशन हो रहा है, अगर पॉलिनेशन प्लांट ना करे, फ्लावर्स में ना पॉलिनेशन हो, तो जो फ्रूट है, जो सीड है, वो हमें ना मिले, ठीक है। जो पॉलिनेटर है, जैसे बी हो गया, हम्बल बी हो गया, बर्ड्स हो गया, बैट हो गया, अगर ये ना करे फिर भी हमें ना मिले, तो ये सबको हमें क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कहीं ना कहीं हम सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपने यहाँ आसपास गार्डन में या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ज़्यादा हैं, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पे हमें सुकून मिलता है, ठीक है। चाहे हम थिक वुड में जा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा जहाँ पे पेड़ ओड़ लगे हुए हैं, जैसे बाग में जा रहे हैं, ठीक है, गार्डन्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। या फिर आप कुछ ऐसे फूल को देख रहे हैं जो स्प्रिंग सीजन में खिल रहे हैं, तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि नेचर की ही देन है। एंड देन अगर आप सुबह सुबह उठ के बुलबुल के गाने की आवाज़ या चहकने की आवाज़ चिड़िया की सुन रहे हैं, तो आपको उससे भी क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो क्या इन सब चीज़ों का हम नेचर को कोई प्राइस टैग दे सकते हैं, क्या उनको पैसा दे सकते हैं?
एथिकल में बताया जाता है कि जो इंसान नहीं मान रहा तो उनको समझाया जाता है कि जो प्लैनेट है ये तुम्हारा ही नहीं है, और भी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स की स्पीसीज़ है जिनका ये घर है, तो उनको नष्ट मत होने दो, उनका भी ये घर है, उनको भी रहने दो। साथ में हमारा ये दायित्व है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना हो, चाहे हम उससे डायरेक्टली इकोनॉमिकली बेनिफिट पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये सब क्या है, इनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है और हमें इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे क्या, हाउ टू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, किस मेथड से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हर बार नीट में आते हैं। देन फिर हम समरी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में डाउट है तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।